नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बीजेपी का प्लान 2024। दरअसल राजनीति में प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। प्लानिंग के जरिए सियासी समीकरणों को सटीक बिठाकर चुनाव जीतने की मंशा हर पार्टी की होती है। इन्हीं सियासी समीकरणों के जरिए दिल्ली तक का रास्ता आखिर कैसे तैयार करना है, इसको लेकर विपक्ष भी एकजुट होने के लिए प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सारा खेल प्लानिंग का है और अब प्लानिंग के इस खेल में जो बीजेपी अक्सर विरोधियों पर बीज साबित होती है, आखिर 2024 को लेकर बीजेपी की प्लानिंग कैसी है, इस पर अपनी इस खास पेशकश में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष की तैयारियों की। दरअसल इन दिनों अगर विपक्ष की तैयारियों पर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है। 150 दिनों के इस सियासी सफर के जरिए क्या कांग्रेस पार्टी 2024 की लड़ाई को अपने लिए आसान बना पाएगी, यह सवाल बड़ा है। उससे भी इतर नीतीश कुमार विपक्ष का अगुवा बनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में वह दिल्ली पहुंचे थे, तमाम नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो फिर बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन क्या सचमुच अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो बीजेपी का मुकाबला करना इतना आसान होगा? क्योंकि बीजेपी की सियासी रणनीति को विपक्ष नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर आते हैं, तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो फिर इसको लेकर इसकी काट कैसे ढूंढनी है, इसकी प्लानिंग भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं कर ली होगी। लेकिन बीजेपी के पास आखिर वो कौन से हथियार हैं जिनके जरिए अगर विपक्ष एकजुट होता भी है, हालांकि इसमें अभी संशय बरकरार है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाए तो बीजेपी कैसे विपक्ष पर भारी पड़ेगी, इन सवालों के जवाब तलाशने भी बेहद जरूरी हैं। चलिए सबसे पहले आज हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बीजेपी किन बिंदुओं पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, ताकि 2024 के चुनाव में विपक्ष को, अगर एकजुट विपक्ष हो भी जाता है तो भी विपक्ष को आसानी से पटकने दी जा सके। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हारी हुई सीटों पर बीजेपी की नजर सबसे पहले होगी। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बीजेपी के अभी 303 सदस्य हैं और इन्हें कैसे बढ़ाना है, इस पर फोकस होगा। 2019 चुनाव में करीब 150 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, यानी कि हार का मार्जिन कैसे कम करना है, इस पर फोकस कहीं ना कहीं होगा। 150 सीटों पर मिली हार को जीत में कैसे बदलना है, इस पर भी पार्टी कहीं ना कहीं सोच रही होगी। इसके अलावा संगठन और कार्यकर्ताओं का सम्मान, एक और अहम बिंदु। अमित शाह ने हाल ही में जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ में बैठक की थी और यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही थी और इस बैठक के जरिए संगठन और कार्यकर्ताओं के सम्मान पर जोर भी दिया गया था। यह कोशिश की गई थी कि जो कार्यकर्ता हैं, यह संदेश दिया जाए कि कार्यकर्ताओं के मुद्दों को सुना जाए, उनका समाधान निकाला जाए। तो तैयारियां किस तरह से बीजेपी की हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी ने सीटें जीत तो ली, लेकिन अब उन सीटों पर पार्टी की हालत खराब हो रही है। अब ऐसी सीटों पर बीजेपी क्या कर रही है, वहां पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, राज्य के मंत्रियों और केंद्र के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। यहां पर इनकी जिम्मेदारी यह होगी कि बीजेपी को किस तरह से मजबूत बनाना है। इसके अलावा गांव में रुक रुक कर लोगों से ये मंत्री मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश बीजेपी के मंत्रियों की रहेगी। और सरकारी योजनाओं का प्रचार पर भी जोर कहीं ना कहीं बीजेपी का है। सरकारी योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा प्रचार पर फोकस पार्टी कर रही है, ताकि जो योजनाएं पार्टी चला रही है वो जनता तक पहुंच सके।
हर मतदाता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ताकि मतदाता को यह पता रहे कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है। साथ ही साथ दलित ओबीसी वर्ग पर भी फोकस है। दलित ओबीसी वर्ग को यह बताने पर फोकस होगा कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, जो पहली आदिवासी नेता हैं जो राष्ट्रपति बनी है। गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के लिए जो विकास के काम किए जा रहे हैं उनको भी जनता के बीच पहुंचाने पर पार्टी का फोकस कहीं ना कहीं होगा। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिन पर पार्टी कहीं ना कहीं फोकस करती हुई नजर आ रही है, और इसके जरिए कहीं ना कहीं पार्टी की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें पार्टी चुनाव में जीत सके। तो अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी की जो ये प्लानिंग पूरी तरह से हो रही है, क्या पार्टी उसमें कामयाब होती हुई नजर आएगी? क्योंकि चुनौतियां अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो फिर कई सारी खड़ी होंगी। चुनौती संगठन के स्तर पर खड़ी होंगी। इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि चुनाव के वक्त में जिस तरफ सियासी हवा बहती है उस तरफ नेताओं का रुख भी बदलने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी है, हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो मोदी फैक्टर है वो अभी भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और विपक्ष जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर है, उसको लेकर के पार्टी किस तरह से उसकी काट करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही साथ नजरें जिस तरह से दलित ओबीसी वर्ग पर फोकस की अगर बात करें तो उसको लेकर के अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर विपक्ष राजी होता है तो फिर दिक्कतें बीजेपी के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और ऐसे में बीजेपी का जो खास वोट बैंक बनता हुआ जा रहा है दलित ओबीसी वर्ग, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। लिहाजा दलित और ओबीसी वर्ग पर फोकस करने पर पार्टी का ज्यादा जोर नजर आ रहा है। उन तमाम जो बीजेपी के दलित और ओबीसी वर्ग के नेता हैं उनकी लिस्ट भी पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है। ये बताने की कोशिश जनता को की जा सकती है कि सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा नेता दलित और ओबीसी वर्ग से अगर किसी पार्टी ने दिए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इसके अलावा संगठन की मजबूती जो सबसे अहम बिंदु निकलकर सामने आता है। हाल ही में जिस तरह से हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताया कि अमित शाह ने बीएल संतोष और जेपी नड्डा के साथ में बैठक की थी और चुनावी रणनीति को लेकर के मंथन बीजेपी में शुरू हो चुका है। इस दौरान यही चर्चा की गई कि संगठन से जुड़े जो लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मजबूत किस तरह से बनाना है, क्योंकि यह संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है कि जो सरकार है वो कार्यकर्ता और संगठन से बड़ी नहीं है, कार्यकर्ता सबसे पहले आता है। इसीलिए इस बात पर पार्टी का फोकस कहीं ना कहीं है कि जिन मुद्दों पर कार्यकर्ता ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं उन मुद्दों को सुना जाए। जो वहां के सांसद हैं, स्थानीय सांसद हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करें, उनके मुद्दों को सुने, उनके साथ चर्चा करें और उसके बाद अगर कार्यकर्ताओं के पास कुछ मुद्दे हैं तो उनका समाधान भी जरूर होना चाहिए। और इस बार जिस तरह से जिम्मेदारी मंत्रियों को दी जा रही है यह भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में एक मंत्री प्रचार करता हुआ नजर आता है, चुनाव से 1-2 साल पहले ही वो एक्टिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से पार्टी पूरी तरह से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, केंद्र के मंत्रियों को, राज्य के मंत्रियों को जिस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसे में इनकी भूमिका अब क्या होगी? जो बीजेपी के केंद्र के मंत्री हैं या फिर जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर मंत्री हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से संवाद स्थापित करेंगे। बाकायदा मंत्रियों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप संवाद स्थापित कीजिए, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कीजिए ताकि जनता बीजेपी से जुड़ सके। बीजेपी किन मुद्दों के साथ में चुनाव में उतर रही है वो जनता को आसानी से समझ में आ जाए और जनता तक पार्टी ने जिस तरह से विकास के काम किए हैं वो विकास के कामों का उल्लेख कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जिम्मेदारी मंत्रियों के चेहरों, जिन मंत्रियों पर के चेहरों पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी उन पर तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ जिन्हें जिम्मेदारी पार्टी को मजबूत करने की दी जाएगी उन पर भी कहीं ना कहीं उनके कंधों पर जिम्मेदारी इस वक्त बड़ी होगी। साथ ही साथ सबसे अहम बात जो बीजेपी की प्लानिंग में नजर आ रही है वो बाजीगर बनने की जो प्लानिंग बीजेपी कर रही है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी का जो प्लान बाजीगर है वो बेहद अहम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का फोकस
उन 150 सीटों पर भी है जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अब पार्टी यहां पर क्या कर रही है, प्लानिंग इस तरह से की जा रही है कि जब 2019 में उस वक्त सियासी समीकरण किस तरह के बैठ रहे थे, आखिर वो वजहें कौन सी थी कि पार्टी दूसरे नंबर पर इन करीब 150 सीटों पर रही थी, और अब वहां पर जहां हार मिली थी वहां पर उस हार को जीत में कैसे बदलना है, वो कौन से बदलाव हैं जिनकी जरूरत वहां पर पड़ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं पार्टी का फोकस जरूर होगा। इसके अलावा और भी कई अहम फैक्टर निकलकर सामने आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे योजनाओं का प्रचार प्रसार है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें जनता के बीच में कैसे पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाने के लिए किन कार्यक्रमों का आयोजन करना है, इसको लेकर के भी जिम्मेदारियां तय करती हुई बीजेपी जरूर नजर आ रही है। लेकिन चुनौती इस बार आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्षी खेमा एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनाव के वक्त एकजुट होता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का पहला फोकस एकजुटता पर है। नेता बाद में किसी को भी चुन लिया जाएगा, उस पर सहमति भी बन जाएगी, लेकिन पहले सभी को एकजुट करना है, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो, थर्ड फ्रंट, त्रिकोणीय मुकाबला ना हो जाए। इससे बचने की कोशिश करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी एकला चलो की राह पर चलती हुई नजर आती है, कुछ विपक्षी धड़े दो धड़ों में बंटते हुए नजर आते हैं, तो फिर ऐसे में बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर विपक्षी एकता की बात करते हुए नेताओं को देखें तो यूपी में मायावती और अखिलेश यादव वो एक साथ आएंगे, इसकी उम्मीद कम ही की जा रही है। ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे जहां पर अखिलेश यादव चलते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव का साथ अगर विपक्ष को मिलता है तो क्या मायावती भी साथ में आएंगी, ये भी प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है। इसके अलावा जेडीएस या फिर दक्षिण भारत की पार्टियों की बात करें तो जेडीएस कहीं ना कहीं साथ में नीतीश कुमार के जरूर आ सकती है, क्योंकि जनता दल के जो नेता हैं उनको एकजुट करने की कोशिश एक तरफ से नीतीश कुमार करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कामयाबी मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर जो फोकस विपक्ष का है, उस फोकस में कहीं ना कहीं एक बात जो निकलकर स्पष्ट आ रही है कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, इसलिए एकजुटता बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार तो मानो किसी मिशन पर निकल पड़े हैं। इससे पहले ममता बनर्जी भी इसी तरह से एक्टिव जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से ममता बनर्जी के मंत्रियों पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता गया, तो उसके बाद ममता बनर्जी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पर भी आगे विपक्षी एकजुटता में भी कई ऐसे दांव पेच हैं जिनमें नीतीश कुमार को जिनका सामना करना पड़ सकता है और वहां पर पटकनी भी उन्हें मिल सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो सबसे मजबूत चेहरा राहुल गांधी को होना चाहिए था, वो अब भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। लेकिन क्या इसका असर देखने को मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा तो शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस संगठन क्या मजबूत हो पाएगा इस यात्रा के जरिए, इस पर भी तमाम सियासी दलों की, जानकारों की, सबकी नजरें अटकी हुई हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी इसे राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग बता रही है, तो क्या अब राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चेहरा राहुल गांधी ही होंगे? तो वो ये तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं वक्त की गोद में छिपा हुआ है। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग देख करके ये लगता है कि बीजेपी, विपक्ष एकजुट हो, अलग अलग चुनाव लड़े, हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि पार्टी के नेता पूरी तरह से एक्टिव नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में गारंटी के जरिए वहां पर किला फतह करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अब 2 विधानसभा चुनाव होने हैं, वो कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव का साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ गुजरात है जहां पर 26 साल से 27 साल से बीजेपी वहां पर शासन में है, तो वहां पर अब पार्टी का प्रदर्शन किस तरह से रहता है, जो राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाती है, वो वहां पर कितने असरदार साबित होते हुए नजर आते हैं। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा जो है, उसको विपक्ष किस तरह से भुना पा रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं इन विधानसभा चुनावों के जरिए
मिलने शुरू जरूर हो जाएंगे, लेकिन असली तस्वीर 2024 में ही साफ हो पाएगी। और देखना दिलचस्प होगा कि जब 2024 की लड़ाई में विपक्ष वर्सेस मोदी होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का जो असर पहले 2014 में देखने को मिला था, 2019 में देखने को मिला था, तो क्या वो मोदी फैक्टर 2024 में भी असरदार साबित होगा? इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष जहां पर मार खा रहा है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है मोदी के सामने चेहरा कौन होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भारतीय राजनीति में नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में इतना बड़ा है कि उसके सामने अगर आप मौजूदा वक्त के नेताओं को देखेंगे तो हर कोई बौना ही नजर आता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कौन होगा और क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। उम्मीद करेंगे कि वक्त के साथ इन सवालों के जवाब भी हमें मिल जाएंगे, लेकिन तैयारियों पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी कि आखिर कौन कैसी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। और इन पॉइंट्स के जरिए जो हमने बीजेपी की प्लानिंग के बारे में आपको बताया है, क्या ये प्लानिंग असरदार होगी, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कितनी सफल वो यात्रा होगी, उसके बारे में भी हम आपको वक्त वक्त पर अपडेट देते रहेंगे। नीतीश कुमार की तैयारियां क्या रंग ला पाएंगी, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। देश और दुनिया में सियासी हलचल 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरह से चल रही है, इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। तमाम अपडेट्स आपको पल पल की हम पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की प्लानिंग कितनी असरदार, इस सवाल का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें भी भेजिए। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।